नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। भिवाड़ी में ज्वेलर्स की गोली लगने से हत्या और शोरूम से लाखों की ज्वेलरी लूट की घटना को लेकर व्यापारियों व शहरवासियों में रोष व्याप्त है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र बालकनाथ योगी शहरवासियों के साथ समतल चौक पर धरने पर बैठे। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 22 टीमें राजस्थान व हरियाणा में लगातार दबिश दे रही है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई सफलता नहीं लग पाई। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया तथा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ज्वेलर शोरूम में लूट की घटना को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी। भिवाड़ी से शहर में जहाँ इंडस्ट्री है सिक्योरिटी की बहुत सबसे पहले ज़रूरत महसूस की जा सकती है, वो होनी भी चाहिए। और जिस प्रकार की घटना यहाँ पर कारित हुई है और एक जो इंजर्ड्स हुए हैं और जो लूट की और जो डकैती की बात जो सामने आई है, वो हम पूरी एक पुलिस की पूरे भिन्न भिन्न टीम्स बना करके भिन्न एंगल्स के पर हम सब वर्कआउट कर रहे हैं। हमने अपनी टीम्स लगाई भी है और यहाँ पूरे संभाग में एक ए श्रेणी की हमने नाकाबंदी भी इसमें करवाई गई है। कुछ ऐसे लोग जो पूर्व में यहाँ पर चिन्हित हुए जिस प्रकार की वारदातें भी की है, उनको भी हम अभी उनके वर्तमान में स्टेटस कहाँ कैसा क्या है उसके बारे में पूरी हम गहनता से जांच पड़ताल करके हम देख रहे हैं कि उनके वर्तमान में प्रेजेंस कहाँ है। इन बिंदुओं के साथ साथ हम जो हमारे जन सहयोग के रूप में अपेक्षा करते हैं, थोड़ा सा हमें ये ज़रूर अपेक्षा है कि हमें वक्त चाहिए अपने इस परफॉर्मेंस को आपके सामने प्रूव करने के लिए भी, और दूसरी बात है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए भी हमें समुचित प्रबंध हम करने जा रहे हैं। सर, अभी कितनी कैजुअलिटी है और कितनी इंजर्ड इसमें? देखिए, अभी तक इंसिडेंट कुल मिलाकर के अभी जो एपिसोड पे जो घटना में कुछ 3 लोग इंजर्ड हुए थे। 2-3 केस में हल्की चोटें हैं, 3 पर्सन की जगह गंभीर स्थिति फायर आर्म्स का भी यूज़ किया गया है, जिसमें एक ही बताया गया है कि अभी वहाँ हॉस्पिटल जाने से पहले ही की डेथ हुई है और एक अभी इसकी जो इलाज अभी जारी है। बाकी 3 का है जो इलाज जो फर्स्ट एड के हिसाब से दिखाया जा रहा है। अभी देखा गया था एक फुटेज के अंदर कि उन्होंने फाइट भी की थी बचने के लिए और उनको भगाया भी उन्होंने। इसके अंदर कुछ लूट की राशि इसके अंदर कुछ पता चला? नहीं, अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट नहीं हुआ। अभी हम इनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक बार तो कोई गंभीर घटना हुई है, पहले सबसे बड़ी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, तो पहले हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का आवश्यकता, तो वो भी ज़रूरी है। अब दूसरे परिवारजनों के साथ बैठ के, चूँकि ये बड़ा एक घटना है, वो सभी ट्रॉमा की स्थिति में अभी वो बताने की स्थिति में नहीं होंगे कि कितने की वारदात है, कितने वैल्यूएबल से वहाँ पर यहाँ से लेके गए। माहौल बहुत बेकार है यहाँ का, प्रशासन ही डूबा पड़ा है। यहाँ मर्डर करे जा रहे हैं, गाय हत्या, गऊ हत्या। रात को 3 बजे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उनका पीछा किया, हथियार थे उनके पास। टाटा 407 गाड़ी में 4-5 थे, गाड़ी 3 गाय ऐसे डाली जैसे अनाज की बोरी डाल रहे हों, डाल के लेके मैं पीछा किया। वो तुरंत हथियार लेके पत्थर फेंके, मैं अकेला आदमी करता उसमें मैं वापसी वो अपने ले गए। पुलिस को फ़ोन किया 112 पे, कॉल ही नहीं उठाई, कॉल ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या सो रहे हैं क्या कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर हो, जल्द से जल्द मुजरिम पकड़े जाए। सरेआम दिन दहाड़े इस तरीके की अगर घटनाएं होने लग गई तो फिर क्या लोकतंत्र का मतलब है, क्या सरकार का मतलब है, क्या प्रशासन का मतलब है? हमने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाया है, एसओजी की चौकी भी आई है, उसका पता नहीं है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। थानों में भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। पिछली बार लगातार मीटिंगों में हर बार ये हुआ था कि भी कैमरे लगाए जाए, गश्त, तो पुलिस की गश्त नहीं थी कल रात को। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? 4,500 इंडस्ट्री है, इतना बड़ा रेवेन्यू भिवाड़ी देती है और आज यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ मतलब आदमी दिन में भी नहीं चल सकता है। मोबाइल, चैन स्नैचिंग, डेली की घटनाएं हो रही लगातार आएगी, तो अपराध का गढ़ भिवाड़ी बन चुका है। अगर बारिश आती है, सब लोग आज यहाँ नहीं बैठते तो ऐसे ही चलता रहेगा। सब लोगों को एकजुट होकर भिवाड़ी के लोगों को और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। घटना तो बहुत दुखद है, इसके विषय में तो क्या बात करें, शब्द ही नहीं है। बहुत दुखद घटना है। अभी तो बस ये प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, अच्छी तरह से सहयोग कर रहा है, लेकिन हम सभी व्यापारियों ने ये फैसला लिया है, जब तक ये केस नहीं खुलता तब तक सारे संगठन, जितने भी हमारे व्यापारी भाई के जितने भी सारे संगठन हैं, वो रोड पर ही बैठे रहेंगे, बहुत शांति से बैठे रहेंगे। कोई भी किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे, शांति बना के ना, और हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। और मेरी प्रशासन से अपील है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस केस को बहुत जल्दी से जल्दी खोले और उनको सजा दिलवाए। प्रशासन के कुछ अधिकारी आपके बीच में पहुंचे थे, क्या आश्वासन दिया है, क्या आपने मांगा? उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी टीमें हमारी इस पर काम कर रही हैं और हम बहुत जल्दी इस पर
बहुत जल्दी खोल के देंगे। ये हमारे बीच का भाई गया है, प्रशासन ने कहा है कि हमारे बीच का भाई गया है और हम इस केस को बहुत जल्दी से जल्दी इसको खोल के देंगे। उन्होंने पर्सनली वादा करा है सभी व्यापारियों के भाइयों के बीच में से। मनोज जी, व्यापार वर्ग जब सड़क पर उतरता है तो क्या विडंबना होती है, कैसे कहेंगे? विडंबना तो अजीब होती है कि व्यापारी भाई कोई मजबूरी में ही बैठता है, सड़क पर बैठता है, तो कोई घटना बहुत दुखददायी है इसीलिए बैठा है, वरना कोई व्यापारी नहीं चाहता कि रोड पर बैठे या रोष व्यक्त करे। वो बहुत दुखी होकर रोड पर बैठा। भरतपुर जिले के नगर अलवर रोड पर गैस का रेगुलेटर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका की परिजन मंजू ने बताया, घर में अंगूरी देवी गैस पर चाय बना रही थी कि तभी रेगुलेटर की नली फटने से आग पकड़ ली, जिसमें महिला झुलस गई। आग से महिला को बचाने आए ओम प्रकाश व उषा भी गंभीर रूप से झुलस गए। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला अंगूरी देवी की मौत हो गई। मतलब बाहर बैठी थी मम्मी, तो पापा बोले थे आप चाय बना लो, तो चाय बनाने गई थी तो जैसे सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया। कौन कौन लोग घायल हुए हैं इसमें? उसमें 3 लोग घायल हो गए। तो मम्मी इनकी ज़्यादा सीरियस हालत है, उनकी डेथ हो गई। बड़ी दीदी है, उनकी हालत गंभीर है। पापा जिनका हल्की फुल्की है तो वो घर पे हैं। क्या नाम है तीनों के? एक का नाम तो अंगूरी है जो एक्सपायर हुई है। पापा जी का नाम ओमी प्रकाश है और उषा देवी है। ये कहाँ की घटना है? अलवर रोड की घटना नगर। जी, क्या कर रहे थे गैस? चाय बना रहे थे। तो क्या सिलेंडर फटा या नहीं, सिलेंडर लीक हो गया, जिसके कारण आग लग गई? तो फिर इनको कहाँ ले जाया गया पहले? फिर इसको नगर के हॉस्पिटल में एडमिट करे थे। नगर के बाद उन्होंने लिख के दे दी डॉक्टर ने, तो फिर अलवर रेफर कर दिया। अब अलवर में इलाज चल रहा है। 5 बजे यहाँ आ गए। अलवर के शिवाजी पार्क में सीवरेज की सफाई नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते परेशान लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और रेडियम सिटी बीना महावर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवाजी पार्क में सफाई के अभाव में सीवरेज लाइन बंद पड़ी है, जिससे गंदा पानी सड़क पर आ रहा है। इस कारण लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। सीवरेज लाइन का पानी सड़कों पर जमा होने से क्षेत्र में मच्छर पनप रहे हैं। सीवरेज की सफाई के लिए कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिवाजी पार्क के लोग करीब 6 महीने से इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज हम एडीएम सिटी से मिलने आए हैं हमारी सीवरेज की समस्या के बारे में। शिवाजी पार्क की सीवरेज की समस्या करीबन 6 महीने से 1 जनवरी से बनी हुई है। जब से यूआईटी ने इसका टेंडर ख़त्म किया है और नगर निगम को हैंडओवर किया है, तब से शिवाजी पार्क में प्रत्येक गली सड़ रही है, ओवरफ्लो हो रहे हैं चैम्बर। रोक लो मैडम, रोक लो। डेंगू मच्छर की बीमारी ज़्यादा फैल रही है। ज़्यादा केस पीएचसी में जाके देखें शिवाजी पार्क की में, तो टोटल आपको डेंगू मलेरिया के केस मिलेंगे शिवाजी पार्क के ज़्यादातर। प्रशासन से करीब 1.5 महीने से बार बार निवेदन करने पर भी सुनने को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम ना तो इसका सफाई का टेंडर लगा रही है, ना इसकी रख रखाव का मेंटेनेंस का टेंडर लगा रही है। और जब जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि हम इसको जल्दी टेंडर लगवा रहे हैं, इसको जल्दी करवाएंगे। करीब 1 महीने से बाबू सोबाराम के कॉर्नर से पुलिया के नीचे से बड़ी सीवरेज लाइन है, जो करीब 40-50 इंच की लाइन है, बड़ी लाइन है, वो सीवरेज अवरुद्ध हुई पड़ी है। अब उसको साफ़ करने के लिए, खुलवाने के लिए कभी दिल्ली से भी गाड़ी मंगाई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि हमने इसका टेंडर लगाया हुआ है, टेंडर खुलेगा, टेंडर खुलने के बाद में इसको खुदवाकर हम इस लाइन को डलवाएंगे। तब तक तो पब्लिक मर जाएगी, बुरी स्थिति हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी दिन शिवाजी पार्क में किसी भी दिन ऐसा ब्लास्ट होगा, भयंकर महामारी फैल जाएगी। तो आज क्या आश्वासन दिया गया है? आज आश्वासन ये दिया है कि हम नगर निगम आयुक्त से बात करके इसको जल्द से जल्द वही आश्वासन जो हर बार मिलता है, अब की बार भी वही मिला है। मैं ये समझता हूँ कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आज हमने अवगत करा दिया है, आज हम कुछ लोग आए हैं, अगली बार हम सड़क पे आएंगे। अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया, हमको लाभ नहीं पहुँचाया गया, हमारी समस्या को नहीं देखा गया, तो हम समस्त शिवाजी पार्क प्रत्येक नागरिक सड़क पे आकर सड़क जाम करेगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा।
शहर के स्कीम नंबर 8 स्थित आदिनाथ जैन संस्थान और जैन बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलकत्ता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में रैली निकालकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। आदिनाथ जैन संस्थान की प्रिंसिपल अनिता सोनी ने बताया कि आदिनाथ जैन संस्थान के छात्र छात्राओं ने मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और बाद में हत्या की घटना दुखद है। जैनी डॉक्टर का रेप हुआ है, उसके संदर्भ में हम श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण हमारे विद्यालय से में डॉक्टर उषा जैन, तो हम बच्चों को लेकर के उसके ज्ञापन के लिए हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं और वहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ये दूसरा केस हुआ है, पहले निर्भया का हुआ था और अब ये दूसरी डॉक्टर लेडी के साथ हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो केसेस घट रहे हैं इनका घोर से घोर विरोध किया जाए और भविष्य में आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा इस प्रकार का नहीं होने पाए। तो हम इसी के लिए कहना चाहते हैं कि ऐसा अगर होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ऐसे अपराधियों को, जिससे वो आगे से उनको देख करके जो अपराधी और भी हैं वो भी इस तरह का काम ना करें। कहाँ से कहाँ तक ये रैली निकाली जाएगी? ये हमारी आदिनाथ शिक्षण संस्थान से, वैसे मैं जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से डॉक्टर उषा जैन हूँ, तो हम अपने बच्चों को बीएड और बीएससी बीएड इन सब को लेकर के ज्ञापन देने कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। हम श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान से आए हैं। हमारे शिक्षण संस्थान की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी के स्टूडेंट्स हैं और सभी प्रिंसिपल्स और सभी प्रवक्ता और टीचर्स गण हैं। और जो अभी कोलकाता में नृशंस हत्या हुई है रेजिडेंट डॉक्टर की और रेप मर्डर जो कांड हुआ है, हम उसके विरोध में रैली निकाली है। हमें सब में आक्रोश है कि उन्हें जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, जिन अपराधियों ने जघन्य कांड किया है, क्योंकि अभी तक उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यदि मौत भी देनी पड़े तो मौत दे दे, क्योंकि ऐसे कांड यदि होते रहे तो हम नहीं समझते हमारा राष्ट्र बच सकेगा। और हमारे बच्चों में इस तरह का भय व्याप्त हो गया है कि यदि इस तरह से रहा तो लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो इसी संदर्भ में हम एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन देने आए थे कि आप इसके समक्ष उचित कार्रवाई करें। देश में इस प्रकार की घटनाएं काफी घटित हो रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहती है? वो कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के तहत नए कानून बनाए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? हमारा यही मैसेज है कि जो ये जघन्य कांड हो रहे हैं, मतलब बार बार सजा की बात सुनते हैं फिर वो बरी हो जाते हैं, तो हमारा मोदी जी को भी यही कहना है कि ऐसे लोगों को तो मौत के घाट उतार देना ज़्यादा ठीक है, ताकि जो और कांड करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं वो भी इससे सबक ले लें। और कम से कम हमारी जो महिलाएं हैं और हमारे जो बच्चे हैं जो आज बाहर निकलने से डर रहे हैं, वो उनमें उत्साह पैदा हो जाए कि हमारा देश हमारी सुरक्षा कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ से संबंधित राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय मीटिंग जांगीर धर्मशाला में आयोजित की गई। मीटिंग में फेडरेशन और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर दिल्ली व जयपुर सहित प्रदेश भर से आए वक्ताओं ने अपने विचार रखे। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के अखिल भारतीय महामंत्री राजू बघेरा ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में रोडवेज के चालक सहित महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जो राजस्थान परिवहन में जो गड़बड़ी चल रही है या कुछ इनकी समस्या है, उस समस्या की जानकारी के लिए हम यहाँ आए थे और पूरे देश में परिवहन की क्या स्थिति है उस स्थिति से यहाँ के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अवगत कराना ये हमारा काम है। तो उसके हिसाब से यहाँ हमारा प्रवास था। किस तरह की गड़बड़ी चल रही है प्रवास में? यहाँ चालकों की जो नियमित बढ़ोतरी है वो नहीं हो रही है। पूरे देश में उसका एक शेड्यूल है, चालक की बढ़ोतरी होती है, ये राजस्थान में वो नहीं है। और महिला कर्मचारी को जो इसकी लीव मिलती है वो यहाँ नहीं मिल रही है राजस्थान में। हालांकि पूरे देश में वो लीव मिलती है और कोर्ट का आदेश है, फिर भी राजस्थान परिवहन उसको नहीं मान रहा है। उसी की इस पर हमारी चर्चा हो रही है। अभी आगे अगर नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे। अभी एक बार निवेदन देंगे मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद आंदोलन करेंगे। ये हमारी फेडरेशन की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 24 और 25 अगस्त को यहाँ अलवर के जांगीर धर्मशाला में आयोजित हो रही है। इसमें बैठक में हमारे अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। साथ ही इस बैठक में हमने जो पिछले
4 माह में जो कार्य फेडरेशन द्वारा किए गए हैं उसकी समीक्षा होगी, आंदोलनों की समीक्षा होगी। हमने फेडरेशन के संगठन लेवल पर क्या उपलब्धियां पाई है, क्या कार्यक्रम किए, उसकी समीक्षा के साथ साथ आने वाले दिनों में संगठन द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए जाने हैं, किस तरह से आंदोलन कार्यक्रम लेना है, अभिनंदन कार्यक्रम है, या आज हमारे जो त्रिवर्षीय अधिवेशन है उसके संबंध में यहाँ चर्चा होगी और उसके साथ ही आगे की रणनीति बनेगी। अरावली विहार थाना पुलिस ने मारपीट व दुकान में तोड़फोड़ के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में शामिल एक आरोपी अभी फरार है। सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जनता कॉलोनी शिव मंदिर के पास रहने वाले छोटू सिंह राजपूत ने दर्ज रिपोर्ट में मुबारक पर बेवजह गाली गलौज करने और अपने साथी सफात, शकील व वारिस के साथ मिलकर दुकान पर तोड़फोड़ करने सहित सरिये से पत्नी व बेटी के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं घर में घुस के मारपीट करना। और 3 में से एक का नाम है सपात खां, दूसरे का नाम है मुबारक। सपात और मुबारक दोनों उमर दीन के लड़के हैं, भाई हैं। एक इनके चाचा का लड़का है जिसका नाम है वारिस। किस बात को लेकर मारपीट? मारपीट ये हुई थी कि इनके पास एक दुकान है, परिवादी के घर में ही दुकान है, और उसके ऊपर ये कोई मामा गुटखा लेने के लिए गया था, उस बात के लेके झगड़ा हुआ। इसमें वी शक्ति फाउंडेशन द्वारा भैरोड स्थित नारायणी देवी पीजी महाविद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी मेला आयोजित किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा फीता काट कर उद्घाटन और झांकियों का अनावरण किया गया। इस दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया, जिससे देश की हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर लखपति दीदी बनने का काम किया जाएगा। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में कहा कि वी शक्ति संस्था सशक्तिकरण की दिशा में काम कार्य कर रही है और मासिक मेले के माध्यम से महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट, रोजगार व महिला स्वास्थ्य जैसे विषय पर कार्य कर रही है। यह संस्था महिलाओं को अलग अलग तरह के हुनर में ट्रेनिंग देकर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता कर रही है। वी शक्ति संस्था के कार्यों से पहले मैं इस नाम का महत्व बताना चाहूंगी। शक्ति का तात्पर्य स्त्री ऊर्जा के साकार रूप से है, जो शक्ति का एक रचनात्मक, जागरूक और आत्मविश्वासपूर्ण स्रोत है। वी शक्ति संस्था एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के कल्याण, सशक्तिकरण और समर्थन के लिए काम करता है। इस नाम में शामिल शब्दों के आधार पर यह संस्था संभवतः महिलाओं के बीच आपसी सहयोग, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। आज इस मेले में हमारे अलवर क्षेत्र के 13 ब्लॉक ने अपने विभिन्न स्टॉल्स का प्रदर्शन करा है। इस मेले में भागीदारी के महिलाओं को अपने स्किल्स दिखाने, प्रोडक्ट बेचने और कंज्यूमर्स के साथ संबंध बनाने की सहायता मिली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लखपति दीदी के अभियान से प्रेरणा लेकर हमने वी शक्ति का ये कार्य चालू करा है। मेले के दौरान कौशल ट्रेनिंग के लिए निःशुल्क कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं, जो आगे भी हम हमारी एसएचजी बहनों के साथ करते रहेंगे। और स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप भी आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मैं हमें शुभकामनाएं देने के लिए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। वी शक्ति फाउंडेशन की ओर से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज के इस महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार रूप देने के लिए आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से वी शक्ति फाउंडेशन की प्रज्ञा यादव जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें बधाई देती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत अनुभवी सांसद रहे, विधायक, अभी वर्तमान में विधायक। देखा होगा कि इस बजट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा वुमेन लेड डेवलपमेंट पर काम करने के लिए इस बजट में उपबंध किए गए हैं, जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी योजनाएं चला रखी है जिसके माध्यम से हमारी महिलाओं को सशक्त बनने का अवसर मिल रहा है। इसमें हम देखें तो राष्ट्रीय दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन में लगभग 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अभी 9 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और ये महिलाएं अपने परिवार का सहारा भी बनी हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है और अभी 1 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। 1 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। 3 करोड़ का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और ये बहुत जल्द, जिस तरह से हमारी दीदियों के द्वारा, जो समूह की बहनें हैं उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं और जिस उत्साह के साथ किए जा रहे हैं कि आज चाहे वो भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार, बहुत तेजी के साथ उन्हें सहयोग भी मिल रहा है और उस दिशा में लखपति दीदी बनने की दिशा में हमारी बहनें निरंतर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में, कार्यबल में उनकी भागीदारी को अधिक से अधिक बन सके, इसके लिए भी महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है ताकि हमारे माताएं घर में रहकर भी और घर के बाहर भी जाकर अच्छे ढंग से वो अपने कार्य को कर सके और परिवार को, देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और अपनी क्षमता का भरपूर वो उपयोग कर सके। हमारी सरकार इस क्षेत्र में महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही साथ कुछ निर्भया के बारे में आप सभी को पता है, निर्भया कांड के बारे में। तो उसके बाद से जो हमारी सरकार ने निर्भया फंड से जुड़े बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। उसी दिशा में हम अगर देखें तो लगभग 45 परियोजनाएं उसमें शामिल है निर्भया फंड के माध्यम से। इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भारत सरकार ने किया है और इसके तहत हेल्पलाइन भी है जिसका नंबर 112 के माध्यम से एक ये आपातकालीन प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली देश भर में शुरू की गई है, ERSS। जिसके अलावा एक महिलाओं के लिए समर्पित महिला हेल्पलाइन भी है जो अप्रैल 2015 से ये कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मदद करना है। और इसी के अंतर्गत, इसी परियोजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक कार्यस्थल में भी महिला हेल्पलाइन है और इसके साथ रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग इत्यादि पर सुरक्षा प्रणालियां लगाने की योजना भी चल रही है और देश के प्रमुख बड़े 8 शहरों में भी सुरक्षित शहर परियोजना कार्यान्वित किए जा रहे हैं ताकि उन शहरों में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित होकर वो अपने कार्य को कर सके। और सरकार ने अनेक आपराधिक कानूनों में भी संशोधन किए और उसके साथ ही 3 नई दंड संहिताएं लागू की जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने,
और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास काफ़ी जरूरी है। और जैसा हमने आदरणीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने इस बात की चर्चा की कि वी शक्ति फाउंडेशन ने भी इसको अपने हाथों में लिया है कौशल विकास का, कि हमारे बेटियों के अंदर, हमारी महिलाओं के अंदर जो क्षमता है उसको और कैसे बेहतर किया जा सके, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देकर या अन्य टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उनको बेहतर करके उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके, इसके लिए भी उन्होंने उनके माध्यम से ये प्रयास किए जा रहे हैं। वी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सबको एक लखपति दीदी बनाने का संदेश दिया है, उस कड़ी से जुड़ा हुआ बड़ा करता है। हम सब जानते हैं कि विकसित भारत में महिला केंद्रित विकास प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सपना है। इस साल के बजट में भी 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन महिलाओं के इस विकास के लिए दिया गया है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागरिक विमानन के पास भारत की सबसे ज्यादा महिला पायलट है। हमारे देश में जहां महिलाएं विमान उड़ा रही हैं, विभिन्न कार्यों में ड्रोन भी चला रही हैं, हम सबको इस उपलब्धि पे गर्व है कि हमारी महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन का नेतृत्व किया है। और इसी की कड़ी में एक चीज है लखपति दीदी। लखपति दीदी के इस अभियान में शामिल होने के लिए न उम्र की कोई सीमा तय की गई है, न कोई शिक्षा है। बस महिलाओं का जो अपना कौशल है उसका प्रशिक्षण लेकर के वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते। और इस समय देश में 1 करोड़ लखपति दीदियां बन भी चुकी है। अगले सालों में इसको 3 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं वी शक्ति की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अलवर में इस दृष्टि से महिलाओं के जो हमारे स्वयं सहायता ग्रुप है, हमारी राजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उनके संवर्धन के कार्य को अपने हाथ में लिया है। उनको मजबूत बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी है। उनके कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने विशेष प्रबंध किए। वी शक्ति का यह प्रयास निश्चित रूप से अलवर क्षेत्र में हमारी बहनों के आर्थिक सामाजिक जीवन में नए परिवर्तन लेकर के आएगा। और ये परिवर्तन उत्सव के साथ, ये परिवर्तन उत्साह के साथ, ये परिवर्तन पूर्ण तरीके से आत्मविश्वास के साथ होगा, इसकी मैं पूरी तरीके से आश्वस्ति करता हूं। मैं वी शक्ति और उस टीम से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने 3 विषय बहुत अच्छे पकड़े हैं। महिला स्वयं सहायता समूह का विकास, महिलाओं के उत्पादों को आगे बढ़ाने की योजना और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। और इसके साथ ही साथ मेरे ई लाइब्रेरी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को भी उन्होंने चलाने का निश्चय किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को शुभकामना देते हैं कि बहुत ही अच्छा एक उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की कि महिला, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, सशक्तिकरण की दिशा में है। वी शक्ति फाउंडेशन उस काम को आगे लेकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रशिक्षित करना, उनको और बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके, उसके लिए प्रयास करिए। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। अजमेरीपुर के बाबा धोगलनाथ आश्रम में विशेष वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व नौसैनिक संजीत यादव ने किया। इस दौरान संजीव ने कहा कि वृक्षारोपण हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। इस अभियान का उद्देश्य प्रकृति को हरा भरा बनाना और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। इस पहल के तहत कई पौधे लगाए गए जो न केवल परिसर की सुंदरता को बढ़ाएंगे बल्कि आने वाले समय में पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होंगे। नीमराना जापानी जोन स्थित
टोकाई रीका मिंडा ने अपने दूसरे प्लांट का उद्घाटन किया। फैक्ट्री का सरकार से जुलाई 2022 में MOU हुआ। जापान की इस कंपनी में 390 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, जिससे 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। टोकाई रीका कंपनी लिमिटेड जापान और UNSO मिंडा लिमिटेड की एक संयुक्त कंपनी है, जिसमें दोनों के 70 व 30% की हिस्सेदारी है। यह नया संयंत्र स्मार्ट कुंजी और शिफ्ट लीवर का निर्माण करेगा और निकट भविष्य में साइट पर सीट बेल्ट और अन्य भविष्य के व्यावसायिक विस्तार किए जाएंगे। इस दौरान राजस्थान रीको CMD शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि जापान में 9 से 11 सितंबर को ओसाका में राजस्थान के CM और जापान के बीच औद्योगिक सेमिनार होगी, जिसमें राजस्थान में निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। रीको के जापानीज निमराना जोन में जो कंट्री स्पेसिफिक रीजन है, इसमें इस ग्रुप को लगभग 18 महीने पहले भूमि आवंटन किया था और 18 महीने के अंदर अंदर पूरे प्लांट का कंस्ट्रक्शन आप देखते पूरा भी हो गया और इसके अंदर प्रोडक्शन भी चालू हो गया। आज उसका इनॉग्रेशन था प्लांट का, उस कार्यक्रम में आए हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 300-400 लोगों से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर मिलेगा। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी दिसंबर माह में जो राइजिंग राजस्थान का रोड शो कर रहे हैं और उसके लिए विभिन्न देशों में हमारे डेलीगेशन भी जा रहे हैं। जापान में भी डेलीगेशन जाएगा। तो जापान और भारत देश का और मुख्य रूप से राजस्थान का एक अच्छा रिश्ता हमारे निमराना जोन से बना हुआ है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की और कंपनियों को राजस्थान में निवेश के आकर्षित करने के लिए हमारा पूरा टीम जा रहा है और बाकी देशों में भी जा रहे हैं और बाकी राज्यों में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राजस्थान में आए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए। सर, आने वाले समय में क्या और इंडस्ट्रियाँ यहाँ कदम रखेंगी जिससे राजस्थान का विकास में रफ्तार पकड़ेगी? निश्चित रूप से ये अभी कुछ नई कंपनियों ने भी MOUs हमारे साथ करने के लिए अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। जो रोड शो होगा उसके अंदर MOUs भी होंगे। नए जापानीज़ कंपनीज और भी इस क्षेत्र में आएंगे और साथ ही जापानीज़ जोन, इसके अलावा अपना गिलोट में भी जापानीज़ जोन है, वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी। और उसके अलावा जो हमारा दिल्ली में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नोड है जो अभी प्रक्रियाधीन है भारत सरकार में, भी शीघ्र मंजूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए अपने राजस्थान के लिए रिस्पॉन्स बाहर और राजस्थान के लोगों के अंदर भी, तो आशा है कि समिट के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले आने का प्रयास सभी माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय सबके प्रयास से किया जाएगा। अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुंदाला में ककराली निवासी भामाशाह गिरिराज प्रसाद मीणा ने सभी कक्षा के 60 बच्चों को टी-शर्ट व पैंट का वितरण किया। कार्यक्रम में शाला परिवार की ओर से मेहमानों का साफा बांधकर स्वागत किया गया, जिसके बाद विद्यालय में उपस्थित बच्चों को वस्त्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिषद सहित गाँव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तसई में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसई प्रधानाचार्य के घोटाले की जांच कर रही कमेटी को यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि तसई स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार के आर्थिक सहित अन्य घोटालों की शिकायत पर प्रधानाचार्य हंसराज मीणा, प्रधानाचार्य विवेकानंद मॉडल स्कूल बड़ौदा कान रजनीश व्यास, प्रधानाचार्य गोपाल कृष्ण जाटव की 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जाँच सौंपी गई। कमेटी सही दिशा में कार्य कर रही है, जिससे आरोपी प्रधानाचार्य भ्रमित कर रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि कमेटी को यथावत रखा जाए, अन्यथा ग्रामीण स्कूल पर ताला जड़ देंगे। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने निदेशालय शिक्षा विभाग को प्रधानाचार्य राजेश कुमार के विरुद्ध पत्र देकर फर्जी हस्ताक्षर से बिल उठाने, शैक्षणिक भ्रमण के बजट का दुरुपयोग करने, विद्यार्थियों को दी जाने वाली इनामी राशि, राष्ट्रीय उत्सव, युवा दिवस और किचन गार्डन बजट राशि का गमन करने की शिकायत की थी, जिसकी 3 सदस्यीय कमेटी जाँच कर रही है। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। प्रदेश के टाइगर रिजर्व के अंदर ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट रोकने, टाइगर से इनब्रीडिंग की समस्याओं को दूर करने और बेहतर ग्रासलैंड विकसित करने के लिए गांव के विस्थापन की प्रक्रिया तेज होगी। वन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। नए बायोलॉजिकल पार्क और बर्ड पार्क विकसित करने, इको सेंसिटिव जोन घोषित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में सुधार और नए इंटरप्रिटेशन सेंटर के निर्माण को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए एक वन्य जीवों के सुचारू संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन महत्व के पैनोरमा को भव्य और अधिक जानकारी युक्त बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन पैनोरमाओं पर अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को राज्य के गौरवशाली इतिहास और स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने महाराणा प्रताप सर्किट का भव्य रूप से निर्माण किए जाने के भी निर्देश दिए। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही टेस्ट किया गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष व 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर, एक वॉलंटियर से भी सीबीआई ने दफ्तर में पूछताछ की। सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के डॉक्टर्स आज लगातार 16वें दिन हड़ताल पर हैं। भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। यह बात इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर कही। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 का डिजाइन फाइनल हो चुका है। मिशन को सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार है। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूने को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जबकि 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर 3 मॉड्यूल्स थे। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने शनिवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। शिखर पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला। उसके बाद से उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बगान ने एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उधर बेंगलुरु एफसी ने केरल ब्लास्टर को 1-0 से हराते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। अन्य क्वार्टर फाइनल में शिलोंग लॉजन्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी जीत हासिल की। जमशेदपुर में मोहन बगान ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में पंजाब एफसी को ट्राई ब्रेकर में 6-5 से हराया। इससे पहले मुकाबला तय समय के बाद 3-3 से बराबरी पर रहा। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ये दवाएं बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन्स और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन एफडीसी दवाओं में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यदि भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल लें तो यह जंग खत्म हो सकती है और पुतिन खुद यह फैसला लेंगे। भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा की। जंग की वजह से दुनिया में रूस पर ट्रेड से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां लगी हैं, लेकिन इस बीच भारत के दरवाजे खुले हैं। चीन के वैज्ञानिक चंद्रमा से पृथ्वी पर हीलियम पहुंचाने के लिए मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर बनाने की तैयारी में है। लॉन्चर का वजन करीब 80 मीट्रिक टन और कीमत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होगी। इसका इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर मौजूद आइसोटॉप हीलियम 3 को निकालने के लिए किया जाएगा। संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ सैटेलाइट इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं के मुताबिक हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन से साफ ऊर्जा पाने का आशाजनक तरीका है। सिर्फ 20 टन हीलियम 3 चीन की 1 साल की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हो सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।